ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट याद रखने के लिए तीनों को एक बार डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम तीनों को साथ में अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। देन वी हैव इंडक्टर विद अस, ठीक है, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस सेल, एंड देन वी डू हैव कैपेसिटर विद अस, कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी, ओके। तो अभी ये तो हमने ऐसे यहाँ पे बना लिया है इसको, चलो इसको से डिस्टिंग्विश भी कर देंगे इधर स्ट्रॉन्ग तरीके से। अभी ये डिस्टिंग्विश चल ठीक है, ये पॉइंट्स अपने को जरा याद रखने का, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और काफी अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए कुछ भी बड़बड़ करके। सबसे पहला पॉइंट, रेजिस्टर का ऑपोजिशन आर होता है, जिसको हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। इंडक्टर का ऑपोजिशन एक्सएल होता है, जिसका फॉर्मूला ओमेगा एल होता है या 2 पाई एफ एल होता है, और इसको भी हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैपेसिटेंस का XC होता है, XC का ऑपोजिशन हमने अभी भी फॉर्मूला डेवलप किया, इट इज 1/ओमेगा C, और यू कैन कॉल इट 1/2 पाई FC। इसको भी हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं, ठीक है, ये भी ओम्स में मेजर होता है। देन पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि रेजिस्टर में EMF and current both are in same phase, दोनों का सेम फेज होता है भाई। बट ऑन द अदर हैंड इंडक्टर में, ऑन द अदर हैंड इंडक्टर में EMF leads and current lags, ओके। इधर उल्टा है ना, यहाँ पे EMF lags and current leads। इसका सबूत उनका फॉर्मूला भी है, जो उनके फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि E का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे E का फॉर्मूला यहाँ पे E0 sin ओमेगा टी है, I का फॉर्मूला यहाँ पे I0 sin ओमेगा टी है, गेटिंग इट। इधर पे जो लीड होता है वो कोसाइनसोइडल होता है, तो ये E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी है, यहाँ पे ये I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी है। देन दिस वन इज E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, यहाँ पे करंट लीड करता है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी। Then we also draw the graphical representation and phasor diagram, ठीक है, बट ग्राफिकल तो चलो तुमको पता है कैसा है। फेजर इज लाइक, अगर I इस तरह से है तो E भी इसी तरह से है, देयर इज नो फेज डिफरेंस, इट इज 0। इधर पे I अगर ऐसा है तो EMF तुम्हारा इस तरीके से परपेंडिकुलर है, करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि फेज डिफरेंस है ना, 90 डिग्री लीडिंग, ठीक है। और इधर पे तुम्हारा I ऐसे है, EMF नीचे की तरफ बनाया जाता है, दैट इज लैगिंग फेज डिफरेंस, दैट इज phi इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन AC/DC का बात करें तो यहाँ पे AC भी अलाउड है, DC भी अलाउड है। इधर पे AC ब्लॉक होता है, DC अलाउड है, यहाँ पे AC अलाउड है, DC ब्लॉक हो जाता है, समझा। ये कुछ याद रखने जैसी बातें हैं, बहुत स्ट्रांग बातें हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बातें हैं, आपको याद होना चाहिए है मेरे हिसाब से। देन आई एग्री, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग है, मतलब याद रखने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, जैसे कि किसमें कौन लीड करता है, किसमें कौन लैग करता है। तो मैं ऐसे याद रखता था कि भाई मैं ऐसा ये आइस वर्ड याद रखता, आइस, ठीक है। आइस मतलब
इसमें C कैपेसिटर है, I करंट और E EMF। तो इन कैपेसिटर करंट पे I पहले E बाद में, मतलब करंट लीड्स एंड EMF लैग्स। ये थोड़ा याद रखने के लिए दिमाग को कम त्रस होता है। और यहाँ पे LE करके याद रखता है, इन इंडक्टर EMF लीड्स एंड करंट लैग्स। समझा? ऐसा कुछ ना कुछ करके याद रख लेने का, अल्टीमेटली याद रखने से मतलब है, तो कैसे याद रख रहे हैं उससे नहीं। ओके, so this is what is LE and this is what is ICE and they stand for the point number 2 and 3। उससे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। देन ऐसे ही हम लोग AC DC को भी याद रखते हैं, फॉर्मूला से भी वो तो हमने देखा फॉर्मूला से कैसे ब्लॉक होता है नहीं होता है। बट ऐसा छोटा सा टेक्निक है, ट्रिक टेक्निक है कि भाई ऐसी, मतलब इसका कुछ संबंध नहीं है कॉन्सेप्ट के साथ, बट जस्ट ऐसे डेमोग्राफिक है जिससे थोड़ा दिमाग को लेस कंफ्यूजन होता है। अभी हमको पता है कि डायरेक्ट करंट जो है DC इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो ऐसा साइनोसॉइडल होता है, साइनोसॉइडल। तो इंडक्टर में जब DC आता है तो ऐसे ये गोल गोल में घुस घुस के निकल जाता है, एक खड्डे के अंदर से ऐसे गोल गोल है ना ये, ठीक है। अरे रे चला गया, वापस से बनाता हूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे DC का कि भाई DC जब आता है तो ये गोल गोल में घुस घुस से आर पार चला जाता है, मतलब इट अलाउस DC। ठीक है। जब AC का बारी आता है तो AC भाई साहब अपने ऐसे साइनसॉइडल ठहरे तो ऐसे ऐसे आके ऐसे गुंते में ऐसे गुंत जाते और ऐसे जा नहीं पाते बाहर, तो ये ब्लॉक करता है AC को। एंड इधर पे DC स्ट्रेट जा रहे थे, थर्ड टकराया, रिटर्न, DC नॉट अलाउड। ऑन द अदर एंड AC ऐसे उड़ी मारते मारते ऐसे घुस के इसके अंदर से निकल के बाहर चला गया। ये चीज का कॉन्सेप्ट के साथ कोई संबंध नहीं है, ये ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सब चीज याद रखते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सुपीरियर लेवल पे स्क्रीनशॉट लेके रखना एंड इसके हर एक पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि ये तुमको कभी भी काम आएगा। MCQ हो गया या कोई चैलेंजिंग टेक्निक है उसमें यूज करना है। दिस कैन सेव यू लिटरली मेनी टाइम्स, काफी बार तुमको ये सेव करेगा। चलो, तो ये पॉइंट हमारा निपट चुका है, डिस्टिंग्विश भी हम लोग कर चुके हैं। तो अभी वक्त आ चुका है कि हम तीनों को साथ में लेके एक डेरिवेशन करेंगे, तीनों को साथ में लेके। चलो, लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन। गिव हेडिंग AC थ्रू AC applied to RLC। That is, what are we doing? We are applying alternating current to a series combination of resistance, inductance and capacitance। तो कैसे नजर आने वाला है ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और ये उसका EMF सोर्स। ठीक है। अभी कुछ तो EMF है E, यहाँ से जा रहा है कुछ तो करंट I, ये रेजिस्टेंस इसका R है। ठीक है। इनका ऑपोजिशन XL है, इनका ऑपोजिशन XC है। सीरीज में करंट सेम रहता है बट वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट I into R would be ER which would be dissipated here, I into XL would be EL and I into XC that would be EC। ऐसे ये तीन तरीके से चीजें दी हुई हैं, EL, ER, EL एंड EC। अपना EMF across resistor, EMF across inductor and EMF across so called capacitor। तो ER क्या रहेगा? It would be simply I into R। EL क्या रहेगा? It would be I into XL। EC क्या रहेगा? It would be I into XC। Then ultimately E क्या रहेगा?
अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा जो बटा हुआ है वो करंट इनटू उसका ऑपोजिशन था, तो टोटल ईएमएफ क्या रहेगा, पूरा का पूरा सर्किट का ईएमएफ क्या रहेगा, तो इट वुड बी टोटल करंट इनटू टोटल ऑपोजिशन, एंड टोटल ऑपोजिशन को हम लोग Z कहते हैं, ठीक है। टोटल ऑपोजिशन को क्या कहते हैं हम लोग, Z। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z? भाई यहाँ पे Z का मतलब क्या है, Z का मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। तुमने बार बार देखा रहेगा, मोबाइल में देखा रहेगा, तुमने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा, हेडफोन के पीछे देखा रहेगा, इम्पीडेंस इम्पीडेंस करके लिखा रहता है। इम्पीडेंस इज नथिंग बट द टोटल ऑपोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस और सर्किट। टोटल कितना रेजिस्टेंस है उसका, टोटल कितना ऑपोजिशन है उसका। ओके, तो अभी इनको जोड़ने के लिए या इन तीनों को लिंक करने के लिए हमारे पास फेजर डायग्राम के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए अपनाते हैं रास्ता फेजर डायग्राम का। तो अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम, करंट इज गोइंग टू बी द रेफरेंस लाइन, अनडाउटेडली, समझ रहे, अनडाउटेडली करंट इज गोइंग टू बी द रेफरेंस लाइन। अब बच्चा बोलता है कि सर मेरे को एक बात बताओ, इधर पे सर्किट इंडक्टिव बिहेव करेगा कि कैपेसिटिव बिहेव करेगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होता है। तो भाई देखिए वो रेसिपी जैसा है जिसमें तीखा भी पड़ने वाला है, मीठा भी पड़ने वाला है। अगर तुमने मीठा ज्यादा डाल दिया तो पूरा एकदम स्वीट डिश बन जाएगा कुछ, अगर तुमने तीखा ज्यादा डाल दिया तो कुछ तो एकदम ऐसे एकदम तीखा डिश बन जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कौन सा कंटेंट ज्यादा डाल रहे हो वो उस तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पे अगर आपका इंडक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज एक्सएल का वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो वो सर्किट इंडक्टिव बिहेव करेगा। दैट इज इंडक्टिव सर्किट जो इंडक्टर का जो था पैरामीटर्स वो सभी फॉलो होंगे यहाँ पे। और अगर आपका एक्सी का वैल्यू ज्यादा है एक्सएल से, तो सर्किट कैपेसिटिव बिहेव करेगा, कैपेसिटिव, दैट इज कैपेसिटर के सभी पैरामीटर्स फॉलो होंगे इसमें। तो टाइम बिंग के लिए दोनों तो ले नहीं सकते, तो हम लोग एक अज्यूम करते हैं, लेट्स से कि हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन है, पूरे डेरिवेशन का हमारा अजम्पशन रहेगा। क्या अजम्पशन है हमारे डेरिवेशन का? अजम्पशन है कि भाई साहब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, ठीक है, अजम्पशन है, स्टैंडर्ड अजम्पशन करके रख रहे हैं हम लोग। चलो तो बनाते हैं, ER बनाते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का कैसे होता है ना, तो रेजिस्टेंस का ऐसे ही होता है, इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये ER, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं होता ना तो ओवरलैप होता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा अपना वो क्या उसका नाम, L, EL। तो EL भाई साहब तो ऊपर आते हैं, उनका तो ऊपर की तरफ होता है, तो ये लो भाई यहाँ से हमने ऊपर की तरफ बना दिया। तो ये EL ऑब्वियसली एक्सेल बड़ा है, तो EL का भी क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली वेक्टर बड़ा ही रहेगा। फिर अभी EC बनाने का ना, EC, तो EC का कैपेसिटर का क्या होता है, नीचे होता है ना वो नीचे की तरफ बनाएंगे उसको थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये लो नीचे की तरफ बना दिया, यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाया उसको, ठीक है। छोटा क्यों बनाया, क्योंकि वो छोटा है ना, EC, EL बड़ा है, तो ये हो गया तुम्हारा EC। अभी गाइस बोलने की बात ऐसी है कि भाई देखो, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो they are known as opposite vectors, they are like they're going to oppose each other, यानी opposite vectors नहीं, they're going to oppose each other for sure, and वो opposition की वजह से एक रिजल्टेंट पैदा होगा जो कि डोमिनेटिंग वेक्टर के साथ में रहेगा, getting it? तो डोमिनेटिंग वेक्टर कौन है हमारा, यहाँ पे EL इज अ डोमिनेटिंग वेक्टर, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर बनेगा नया, दैट वेक्टर would be in upward direction and उसका मैग्नीट्यूड रहेगा EL माइनस EC। तो बच गए कौन से दो वेक्टर बच गए, कौन से, EL माइनस EC, और अल्टीमेटली अपना इधर पे ER बच गया, ER, EL माइनस EC, और यहाँ पे ER बच गया। तो भाई साहब रिजल्टेंट जो बनेगा हमारा रिजल्टेंट, would be the diagonal of the parallelogram, it would be making some angle phi, and this would be nothing but EMF, resultant EMF,
जो सर्किट का ईएमएफ है वो रहेगा ये। तो ये जो भी हमने यहाँ पे किया है इसको अगर हम साइड में लेके बनाए जरा, ठीक है, साइड में लेके देखें तो क्या दिखेगा कि भाई साहब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल है ER, ठीक है, एक हाइपोटेनस जैसे बने E, और इधर पे द अदर साइड वेक्टर जैसा है यहाँ पे EL माइनस EC। अब ये पर्टिकुलर वेक्टर का एंगल है यहाँ पे फाई। इस ट्राइंगल में अगर मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू दैट पाइथागोरस थ्योरम E square would be equals to ER square plus EL minus EC the whole square. Then if we take square root, this would be E equals to under root of ER square plus EL minus EC the whole square. तो ये इस तरीके से अपने आप में एक फॉर्मूला हमारा बन चुका है, E is equals to under root of ER square plus EL minus EC the whole square. This is what we understood. ये हमारा हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। Now just because we have the values of E, EL, ER, we can substitute it. Okay? हम वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जैसे कि ये जो पैरामीटर है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो सब, तो क्या दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा IZ, इधर ये रूट के अंदर I स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से I कॉमन आएगा, I स्क्वायर बन जाएगा बाहर, XL माइनस XC द होल स्क्वायर, फिर I स्क्वायर भी कॉमन आएगा, रूट अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर I बाहर आएगा, तो ये I बाहर आ गया और ये हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ये I और ये I कट हो गया और यहाँ पे इम्पीडेंस Z का फॉर्मूला बनते हुए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में तुमको काम आएगा। लिटरली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे सम्स हैं जो तुमको बहुत तेजी से सॉल्व करने को आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो फाइंड फाई, ठीक है। इफ यू टेक tan phi फ्रॉम द ट्रायंगल, tan phi वुड बी EL माइनस EC अपॉन ER, मॉड के अंदर लेता हूं, ठीक है। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट EL, it would be IXL, this would be IXC and this would be IR. I कॉमन आएगा सब में से and I would be getting tan phi is equals to XL minus XC upon R, or phi is equals to tan inverse of XL minus XC upon R. So this is the so-called derivation for RLC circuit. कैसे होता है, अभी ये मैंने क्या assumption क्या किया, XL is greater than XC करके किया, तो क्या आया मुझे ब्रैकेट में XL minus XC। अगर मैं XC is greater than XL करता तो क्या आता, XC minus XL आता, क्या फर्क पड़ता है, वो ब्रैकेट के अंदर माइनस होकर स्क्वायर होकर वैल्यू सेम ही आने वाले बाहर, समझा। तो ये इंपीडेंस का फॉर्मूला है और ये सो कॉल्ड हमारा tan phi, हमारा जो फेज डिफरेंस है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, उसका फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलो, तो स्पेशल केसेस क्या, स्पेशल केसेस क्या। अब जैसे कि RLC है, हो सकता है कि कभी C एब्सेंट हो सकता है कि कभी L एब्सेंट हो सकता है कभी R एब्सेंट हो सकता है LC एब्सेंट हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या करना रहेगा हमको, व्हाट वुड बी द आइडियोलॉजी, लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर इट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चलो लेट्स मूव फर्दर। तो जब सिर्फ कुछ ही चीजें मौजूद होगी, स्पेशल केसेस, special case number 1, if C is absent, that is capacitor is absent, then it becomes RL circuit, है क्या नहीं। तो Z would become under root of R square plus XL minus XC की जगह पे 0 हो जाएगा ना, तो it would be directly
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो उस टाइम पे फाई भी क्या हो जाएगा, सिंपली tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय एक्सी, मॉड है ना एक्सएल बाय आर, ठीक है। तो मॉड है ना वो अंडर रूट, तो अपना मॉड है तो फिर वो माइनस माइनस सब कंसिडर नहीं करते उसमें हम लोग। देन इफ L is absent, that is it becomes an imperfect capacitor. If L is absent, then the circuit is known as RC circuit. And RC circuit में Z क्या होता है, Z होता है अंडर रूट ऑफ R square plus 0 minus XC का square, which would be ultimately under root of R square plus XC का square, and that is phi is tan inverse of XC by R. Okay, and if both of them are absent, that is L be absent है, C be absent है, then the circuit becomes resistive, Z would be equals to R. ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का भी एक रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, ठीक है नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। वैसे बच्चा पूछता है कि सर फिर मुझे बताओ व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। 1/z क्या है, 1/z is y. And what is the meaning of y? Y is admittance. Getting it? Extra information. Reciprocal of z is y, इसका भी वही यूनिट है, ओम इनवर्स, मो बोलो, सीमेंस बोलो, इसका वही यूनिट आता है। एडमिटेंस, जैसे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस होता है वैसे यहाँ पे इंपिडेंस एंड एडमिटेंस होता है, समझा। तो ये ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको तुम्हारे दिमाग में एकदम स्ट्रांग तरीके से रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, दिमाग तेज चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसमें कुछ भी चीज भूल जाते हो मार्क्स बड़े लेवल पे लूज हो जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।